नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वैक्सीन कब और कैसे लगेगी, इस वक्त देश में यह सवाल बना हुआ है। अलग अलग राज्यों से वैक्सीन सेंटर्स बंद होने की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो ऐसे में उम्मीद भी धूमिल पड़ रही है, मन में आशंका है। लेकिन अब राज्यों ने केंद्र का मुंह ताकना छोड़कर वैक्सीन ड्राइव की ड्राइविंग सीट को खुद संभालने का फैसला कर लिया है। 10 से ज्यादा राज्यों ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तो ग्लोबल टेंडर जारी भी कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि राज्य वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर क्यों कर रहे हैं? क्या ग्लोबल टेंडर के माध्यम से राज्य दुनिया के देशों से खुद वैक्सीन खरीदने के लिए आजाद हो जाएंगे? इससे फायदा कैसे होगा? ग्राउंड रिपोर्ट के साथ वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। उत्तर प्रदेश 4 करोड़ वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर। कर्नाटक 2 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर। महाराष्ट्र वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर। ओडिशा वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर। आंध्र प्रदेश वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर। तेलंगाना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर। झारखंड वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर। दिल्ली वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर। अब वैक्सीन के लिए ये भीड़ देखिए, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक की ये बेचैनी देखिए। दुनिया के लिए आधी वैक्सीन बनाने वाले देश में कोविड-19 के टीके की भारी किल्लत है, इसलिए अब राज्य ग्लोबल टेंडर निकालने पर मजबूर हैं। भारत में 130 करोड़ जनसंख्या को टीका लगना है। इसके लिए 260 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज की जरूरत होगी। अभी भारत में 6 से 7 करोड़ टीके हर महीने बन रहे हैं। ज्यादातर राज्यों के पास टीके का स्टॉक लगभग खत्म हो रहा है। वैक्सीन की भारी किल्लत को देखते हुए कई राज्यों ने दुनिया के दूसरे देशों से ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी भी कर दिया है। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। यूपी सरकार ने 4 करोड़ वैक्सीन डोज मंगाने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। यूपी सरकार मई के अंत तक इस टेंडर के विजेता का नाम घोषित कर देगी। यूपी सरकार ने सीरम और भारत बायोटेक से भी 50-50 लाख वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दिया। इसके अलावा 4 से 5 करोड़ डोज वैक्सीन ग्लोबल टेंडर से और खरीदी जा सकती हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वैक्सीनेशन सेंटर से ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त हम लखनऊ के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और बहुत सारे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पहले के मुकाबले धीरे धीरे सेंटर पर भीड़ काफ़ी कम नज़र आ रही है और आज उतनी भीड़ नहीं है। लोगों को कह रहे हैं कि आसानी से उनको वैक्सीन लग जा रही है। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। शिवम जी, आपने वैक्सीन की आज पहली डोज ली है? जी आज मैंने पहली डोज ली। कितने बजे आप आए? तो कितना समय लगा? क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी? मैं 12:30 बजे आया। इनने मुझे फॉर्म दिया, मैंने फॉर्म फिल किया। उन्होंने कहा आप सीधे अंदर चले जाइए। मैं सीधे अंदर गया। मेरे आगे 2 लोग थे। मुश्किल से मुझे लगता है 10 मिनट मुझे लगा होगा। बस मेरा वैक्सीन लगा दी उन्होंने, तुरंत मैं फ्री हो गया। वहाँ डिस्टेंसिंग भी अच्छे से मेंटेन है, ना भीड़ है ना कोई दिक्कत हुई। मेरी आज सेकेंड डोज थी। फर्स्ट डोज हमने 5 अप्रैल को लगवाई थी। सेकेंड डोज हमने ऐप से स्लॉट बुक कर लिया। मुझे आज की डेट दे दी गई 13 तारीख के लिए और स्लॉट था मेरा 11 से 1। हम लोग 12:30 पे आए। कार्ड मेरे पास था, अंदर के इन्होंने नंबर चढ़ाया, गए 10 मिनट के अंदर लग के हम लोग। महाराष्ट्र सरकार ने भी इंटरनेशनल टेंडर जारी करने की मंजूरी दे दी है। हालात ऐसे हैं कि 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए टीका पूरा नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में 18 से 44 साल तक के लोगों का अभी टीकाकरण रुका हुआ है। मुंबई के लिए बीएमसी अलग से ग्लोबल टेंडर निकाल रहा है। 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालेगा बीएमसी। बीएमसी ने अपने ग्लोबल टेंडर में चीन को बोली लगाने पर बैन लगा दिया है। अब देखिए मुंबई के बीकेसी जंबो सेंटर की ग्राउंड रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों का टीकाकरण स्थगित कर दिया गया है। सिर्फ 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन्हें ही आज वैक्सीन दी जाएगी। इस वक्त मैं बीकेसी जंबो सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। आपको बताऊं कि आज से मुंबई और महाराष्ट्र में 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनका टीकाकरण नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के ज़रिए ही यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें ही यहाँ पर वैक्सीन मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो कोवैक्सीन है वो आज मुंबई में किसी भी सेंटर पर उपलब्ध नहीं है। सिर्फ कोविशील्ड के डोज हैं वो सीनियर सिटीजन जो भी यहाँ पर आएंगे रजिस्ट्रेशन करा के उन्हें दिया जाएगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम बात करने की कोशिश करेंगे। काका इधर आइए, ये बताइए कि क्या बता रहे हैं आपको, कौन सा डोज है आपका? सेकंड डोज है, बोल रहे पहले अपॉइंटमेंट लो उसके बाद मिलेगा। अच्छा, तो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं लिया? नहीं, अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं ना उसके ऊपर तो होता नहीं हो, लॉगिंग होता नहीं है, टाइम निकल जाता है। इतना लोग रेंज में खड़े हैं तो कभी होगा अपॉइंटमेंट, कब लगा कब होगा? ये सब ले लो सब लोग बोल रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। वैक्सीन की कमी की वजह से राजस्थान में भी 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण कुछ ही जगहों पर शुरू हो पाया है। इसलिए राजस्थान में गहलोत सरकार ने भी ग्लोबल टेंडर पर मुहर लगा दी है। जयपुर के 22 गोदाम इलाके का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर टीकाकरण का काम हो रहा था और 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हमेशा यहां पर आकर टीका लगवाते थे। हर रोज करीब 300 से 400 लोगों को यहां पर टीका लगवाया जाता था, कोरोना वैक्सीन लगवाया जाता था। सभी जानते थे कि महामारी के इस दौर में अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम नहीं हो रहा है और नहीं होने का केवल यही एक कारण है कि राजस्थान में अब 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीके ही ख़त्म हो गए हैं। यानी कि अब टीके की एक डोज भी नहीं बची है। कई लोग सुबह यहाँ आए, खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ा क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भले ही 2-3 घंटे लंबे लाइन में खड़े हो जाएंगे लेकिन टीका लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैडम, आज टीकाकरण क्यों नहीं हो रहा है? वैक्सीन नहीं है बोल रहे थे हमारा अधिकारी। तो लोग बहुत सारे आ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। उनको सुबह 8 बजे से आते रहते हैं, हम परेशान होते हैं, बोलते पर उनको भी सेटिस्फेक्शन करवाना पड़ता ही है। कोई गुस्सा करते हैं, हम दूर से आते हैं, हमारे सेकंड डोज की टाइम निकल गया, ऐसे कहते हैं। फिर भी हमको तसल्ली से उनको समझाना पड़ता है। फिर वो निराशा होकर चले भी जाते हैं। क्या करें, कल के लिए हम बोला हो सकता है कल वैक्सीन नहीं आए तो हम भी क्या कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ग्लोबल टेंडर होता क्या है। ग्लोबल टेंडर दुनिया भर की कंपनियों के लिए जारी किया जाने वाला टेंडर होता है। ग्लोबल टेंडर से जुड़ी हुई कई वेबसाइट्स पर इसे जारी किया जाता है। दुनिया भर की कंपनियां अपनी अपनी बोली लगाती हैं। जिस कंपनी की बोली सबसे किफायती होती है उसे ऑर्डर दिया जाता है। ग्लोबल टेंडर इसलिए जारी किया जाता है ताकि खरीद की प्रक्रिया पारदर्शी हो और सबको मौका मिल सके। और अब जल्दी से जान लीजिए कि ग्लोबल टेंडर में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी, फाइजर, मोडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन। इन सभी कंपनियों का दावा है कि उनके पास सप्लाई करने के लिए जरूरी स्टॉक है। लेकिन पेंच ये भी है कि भारत में अभी स्पुतनिक वी के अलावा किसी कंपनी को मंजूरी नहीं मिली है। राज्यों के टीके की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने भी विदेशी वैक्सीन कंपनियों से बातचीत शुरू कर चुकी है। क्योंकि राज्य ग्लोबल टेंडर निकालें या अलग अलग दामों पर खरीद की कोशिश करें, इससे बेहतर है कि केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीदे और फिर राज्यों को दे दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है। वैक्सीन का नया रोड मैप देश के सामने रखा गया है। इस रोड मैप में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच गैप बढ़ा दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों यह फैसला लिया गया और क्या जो लोग कोविशील्ड की दोनों डोज 3 से 40 दिनों में ले चुके हैं उन्होंने कोई गलती कर दी है? ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा और इसलिए बहुत ध्यान से आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए क्योंकि जिनको वैक्सीन की पहली डोज मिल गई है उन्हें इस रिपोर्ट में दूसरी डोज की पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर आपको कोरोना पहले हो चुका है तो बहुत गौर से देखिए कि आपके लिए वैक्सीन की टाइमलाइन क्या होगी। वैक्सीन पर नई रिसर्च, नई गाइडलाइन आपने सुनी।
तो लगा कि ये सेफ है कि हम 4 to 6 वीक से 6 to 8 वीक्स तक जाए। जो कोरोना से ठीक हो गए, जानिए उन्हें वैक्सीन कब लेनी होगी। कोविशील्ड के केस में अगर ज़्यादा ड्यूरेशन लेने से शायद फायदा है, हमें इफेक्टिविटी वैक्सीन की एफिकेसी और बढ़ जाती है। जिन्हें मिल गई पहली डोज, जानिए कब मिलेगी दूसरी डोज। डोसेज के बीच में का जो गैप है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में, उस गैप को बढ़ाइए। 12 से 16 हफ्ते का गैप घटा देगा कोरोना का मैप। पहली और दूसरी डोज के बीच में जो एक अच्छा गैप होगा, एक प्रोटेक्टिव टाइटर है, वो एक लंबे समय तक चलेगा। हिंदुस्तान के पास वैक्सीन नहीं, गैप बढ़ाने वाला फॉर्मूला सही। अब हम लोग फंस गए जी, कोविशील्ड लगाएं कि कोवैक्सीन लगाएं। अब मैं कोवैक्सीन लगा के बैठा हुआ हूँ, अब मुझे दूसरा स्लॉट मिल नहीं रहा है। 45+, अब मुझे 10 जगह भागना पड़ रहा है, कहीं पर है नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है या फिर आपने हाल ही में कोरोना को हराया है, तो आपको ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। कोरोना की वैक्सीन के लिए बनाई गई राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी NTAGI ने 2 नई सिफारिश की है। पहली सिफारिश, कोविशील्ड की पहली डोज का टीका लेने के बाद दूसरी डोज 12 से 16 हफ्ते में दी जाए। दूसरी सिफारिश, संक्रमितों को 6 महीने बाद लगे वैक्सीन। यानी अगर आपने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है और अब आप दूसरी डोज लगवाने का इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका ये इंतजार थोड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि NTAGI ने सलाह दी है कि कोविशील्ड का पहला टीका लगवाने के बाद दूसरा टीका 12 से 16 हफ्ते यानी 3 से 4 महीने के अंदर लगवाया जा सकता है। अभी तक कोविशील्ड का पहला टीका लेने के बाद 6 से 8 हफ्ते यानी 2 महीने के अंदर दूसरा डोज लेने का नियम था, लेकिन सरकारी पैनल की सलाह है कि ये वक्त 1 महीना और लेट किया जा सकता है। कोविशील्ड के केस में अगर ज़्यादा ड्यूरेशन लेने से शायद फायदा है, हमें इफेक्टिविटी वैक्सीन की एफिकेसी और बढ़ जाती है। तो और धीरे धीरे और डेटा कलेक्ट होने के बाद ये चीज़ थोड़ा साफ हुई है कि इसमें अगर 12 हफ्ते या 16 हफ्ते 12 के बीच में करें। हालांकि NTAGI के सरकारी पैनल ने पूरी तरह से भारत में विकसित की गई भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दोनों डोज के गैप में कोई बदलाव नहीं किया है। कोवैक्सीन की वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते के गैप का नियम था। NTAGI ने कहा कि कोरोना के खिलाफ असर के लिए कोवैक्सीन तय वक्त में लेना जरूरी है। अब ये हुआ है कि यूके का हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मालूम है। पहले तो स्टडीज के बेस के ऊपर 12 हफ्ते की बात होती थी। नाउ बिकॉज यूके हैज डन इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज नंबर, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल इज अवेलेबल। जब उस डेटा को देखा गया और WHO के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मीटिंग में लाए गए, तो लगा कि हाँ, अब हम साइंस की दृष्टि से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में जब हम ये चेंज लाएंगे तो हमारे देशवासियों को एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होगा। NTAGI ने उन लोगों के वैक्सीनेशन पर नई सिफारिश की है जो कोरोना से लड़कर अभी जीते। अभी तक कहा जा रहा था कि कोरोना से जीत चुके लोगों को 3 महीने बाद ही वैक्सीन दी जानी चाहिए, लेकिन अब सरकारी पैनल ने सिफारिश की है कि जो कोरोना को हरा चुके हैं उनके शरीर में कम से कम 6 महीने तक कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी रहती है, इसलिए उन्हें 6 महीने बाद ही वैक्सीन लेनी चाहिए। और अब लगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यूके का दिख गया है। ये वैक्सीन अभी इजाद हुए हैं, ये दिसंबर का वैक्सीन है। ये रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है कि पहली डोज के बाद जो एक एंटीबॉडीज का टाइटर हमारे शरीर में बन रहा है, वो इतना अच्छा है वो टाइटर कि वो बहुत देर, मतलब बहुत टाइम के लिए, बहुत हफ्तों के लिए हमें एक सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। और पहली और दूसरी डोज के बीच में जो एक अच्छा गैप होगा, उसकी वजह से दूसरी डोज द्वारा दी गई सुरक्षा या जो प्रोटेक्टिव टाइटर है, वो एक लंबे समय तक चलेगा। NTAGI ने यह सुझाव भी दिया है कि गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना वैक्सीन दे सकते हैं। जिन महिलाओं को अभी डिलीवरी हुई है या जो महिलाएं
बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन्हें भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। हाल ही में नई गाइडलाइंस आई हैं, उनमें ये आया है कि प्रेगनेंसी के लिए आपको वैक्सीन डिले नहीं करनी चाहिए। जब आपका नंबर आए, जो भी प्रोटोकॉल चल रहा है उसके हिसाब से जब आपकी बारी आए, आपको वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। वैक्सीन लगाने के पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैक्सीन लगाने के बाद अगर आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट या ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे पे ऐसे कोई नुकसान पाया नहीं गया है वैक्सीन की वजह से। राज्यों में कोरोना वैक्सीन को लेकर किल्लत हो रही है, इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं कोरोना वैक्सीन लेने में देरी की ये सलाह वैक्सीन की किल्लत दूर करने का समय पूरा करने के लिए तो नहीं दी गई। लेकिन NTAGI ने अपनी सिफारिश में कई इंटरनेशनल रिसर्च का हवाला दिया है। इन स्टडी में दावा किया गया है कि अगर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देरी से दी जाए तो इससे कोरोना की वजह से मौतें कम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब आपको वो खबर हम दिखाने जा रहे हैं जो बेहद सनसनीखेज है और डराने वाली भी। जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चंद दिनों पहले तक स्टूडेंट्स हाथ में किताब लेकर घूमते थे, जिन क्लासरूम्स में पढ़ाई लिखाई हुआ करती थी, वहां आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। मौत का सन्नाटा। महज 22 दिन में 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी ने अपने 26 प्रोफेसर्स को खो दिया है और इसकी वजह बना है कातिल कोरोना, जिसकी वजह से हर तरफ दहशत है। AMU पर कोरोना के इस कहर की वजह आखिर क्या है? क्या कोई नया वेरिएंट है? क्या है इन मौतों का सच? कैसे टूटा AMU पर ये कहर? देखिए रिपोर्ट में। यहाँ हर चेहरे पर डर है, हर शख्स पर अदृश्य आतंक का खतरा है। तालीम के इदारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर कोरोना का कहर टूटा है। हर रोज यूनिवर्सिटी का स्टाफ कोरोना के शिकंजे में फंस रहा है। 100 साल के इतिहास में यूनिवर्सिटी सबसे बुरे दौर में है। एक अदृश्य आतंक ने यूनिवर्सिटी को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है। यूनिवर्सिटी में पिछले साल से ही क्लासेस बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना यूनिवर्सिटी के लोगों को निगलता जा रहा है। पिछले 22 दिनों में यूनिवर्सिटी के 26 प्रोफेसर की मौत हुई है, जिसमें 16 वर्किंग और 10 रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर्स शामिल हैं। हैरानी इस बात की है कि इनमें से कुछ ऐसे प्रोफेसर भी थे जिनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अभी भी कई प्रोफेसर और स्टाफ कोरोना से संक्रमित हैं। किसी का घर में इलाज हो रहा है तो कई अस्पताल में भर्ती हैं। कि वाइस चांसलर साहब की बात हुई ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश निशांक पोखरियाल साहब से, ऑनरेबल CM उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी से। उन्होंने अपने कंडोलेंस मैसेज भेजा है और साथ में उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है कि जो भी मदद हो सकती है वो पूरी तरह से करी जाएगी। कई बिंदुओं पे वाइस चांसलर साहब ने विस्तार पे बात करी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की कोरोना जिस तरह से जान ले रहा है, उसे देख केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है। यही वजह रही है कि कुलपति को हर मदद के वादे की बात कहने के 48 घंटे के अंदर ही CM योगी सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंच गए। CM यूनिवर्सिटी में करीब 1.5 घंटे रुके, प्रोफेसर से बात की और वादा किया कि कोरोना से जंग के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। AMU में यहाँ पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है। यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उन्होंने डिमांड की थी। राज्य सरकार ने उन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति LMO कल से प्रारंभ कर दी है और भी हमने उनको कहा है कि जो भी अन्य आवश्यक संसाधन और सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, AMU प्रशासन, जनप्रतिनिधि मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। यूनिवर्सिटी का हाल इस कदर खराब है कि अब हर रोज यहाँ जनाजा उठ रहा है, जिसकी वजह से अब UGC और केंद्र सरकार से इसकी इंक्वायरी कराने तक की मांग उठने लगी है। CM योगी आदित्यनाथ पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में गए थे। अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने कोविड कमांड सेंटर का दौरा भी किया। CM योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी में कोरोना संक्रमण के शिकार लोगों की
हर संभव मदद और इलाज के लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। EMU के JN मेडिकल कॉलेज में न दवाई की कमी है न ऑक्सीजन की, लेकिन फिर भी कोरोना यूनिवर्सिटी स्टाफ की जान ले रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करीब 22 दिन में 26 प्रोफेसर का इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से, और ये इतना बड़ा नेग्लिजेंस जिस पर UGC को और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उस पर एक CBI इंक्वायरी बैठाना चाहिए। 20-22 दिन के अरसे में अगर इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है, मेडिकल नेग्लिजेंस है, और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पर जो भी लोग कल्प्रेट हैं उनको सख्त से सख्त सजा दे सेंट्रल गवर्नमेंट। EMU में दहशत फैली हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने करीब 20 सैंपल्स जीनोमिक विश्लेषण के लिए CSIR लैब भेजे हैं। इस सैंपल के साथ प्रोफेसर मंसूर ने 9 मई को ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव को एक पत्र भी लिखा है। ICMR की गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के तहत वाइस चांसलर साहब ने सैंपल भेज दिया कि अगर कोई भी पॉसिबिलिटी जो है कि शोध का विषय होता है कि नए वेरिएंट का या किसी तरह का स्ट्रेन हो, तो उसकी भी एपिडेमोलॉजी जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक इंटीग्रेटेड बायोलॉजी जो पार्ट है CSIR का, वहाँ केटर हो सके। कोरोना की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े किसी न किसी शख्स की हर रोज मौत हो रही है। हाल ये है कि यूनिवर्सिटी की VC ने भी कोरोना से अपने भाई को खोया है। यूनिवर्सिटी सदमे में है, यूनिवर्सिटी का स्टाफ सदमे में है, उनके परिवार सदमे में है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का एक एक कर जाना बता रहा है कि 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी पर कोरोना कैसे काल बनकर टूटा है। अनिल चौधरी, अलीगढ़, न्यूज़ 24। तो देखिए, इतना तो समझना होगा कि कोरोना को हराने का एक ही तरीका है, वैक्सीन। देश में 2 वैक्सीन तैयार है, रूस की स्पुतनिक भी कतार में है। लेकिन अब एक और बड़ी पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। भारत बायोटेक एक ऐसी वैक्सीन बना रहा है जिसे आपको सिर्फ स्प्रे करना है और वायरस खत्म है। तो क्या है ये वैक्सीन, कब तक आएगी और वायरस पर ये कैसे काम करेगी, देखिए डिटेल रिपोर्ट। हिंदुस्तान में किलर कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है। लोगों को संजीवनी दी जा रही है, लेकिन अब एक ऐसे हथियार पर काम हो रहा है जिसके एक स्प्रे से वायरस दम तोड़ देगा। कोरोना वायरस म्यूकोसा के माध्यम से शरीर में घुसता है और म्यूकोसल मेम्ब्रेन में मौजूद कोशिकाओं और अणुओं को सीधा इन्फेक्ट करता है। ऐसे में अगर नाक से वैक्सीन ली जाए तो ये काफी असरदार हो सकती है। विश्व के कई देश नाक से वैक्सीन देने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। इंजेक्टेबल टीके केवल निचले फेफड़ों तक की रक्षा करते हैं। इससे ऊपरी फेफड़े और नाक की रक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन नेजल वैक्सीन की खुराक से संक्रमण को रोका जा सकता है। नाक से ली जाने वाली वैक्सीन से कोरोना की ट्रांसमिशन चेन टूट जाएगी। सबसे बेस्ट और इफेक्टिव अगर नेजल वैक्सीन अगर मिलेगी जो नाक के रास्ते से हम डालेंगे, और जहाँ पर ज़्यादा वायरस स्टे करता है वहाँ पर अगर उसका प्रकोप उस वायरस पे पड़ेगा तो वो जल्दी हमको इम्यून हमारे को अच्छे से किया जा सकता है बाय द वे ऑफ जो हमारा ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहाँ से हम सांस लेते हैं। नेजल वैक्सीन के एक नहीं कई फायदे हैं। नाक से ली जाने वाली ये वैक्सीन वायरस पर सीधा असर करती है। नेजल वैक्सीन आई तो इंजेक्शन से वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यून तैयार होने से सांस से संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। इंजेक्शन से वैक्सीन नहीं लगेगी तो हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी। इसका उत्पादन आसान होगा, जिससे वैक्सीन वेस्टेज की संभावना घटेगी। इसके अलावा इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकेंगे, स्टोरेज की समस्या कम होगी। दरअसल वैक्सीन लगाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। कुछ वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दी जाती हैं, तो कुछ ओरल दी जाती हैं, जैसे पोलियो और रोटा वायरस वैक्सीन। वहीं कुछ वैक्सीन नाक के जरिए भी दी जाती हैं। इंजेक्टेड वैक्सीन को सुई से शरीर पर इंजेक्ट किया जाता है, जबकि नेजल वैक्सीन को हाथों या मुंह के जरिए नहीं, नाक के जरिए दिया जाता है, जिससे शरीर में मौजूद वायरस पर सीधा अटैक किया जा सके। नेजल वैक्सीन पर विदेशों में ही रिसर्च नहीं हो रही, भारत में भी इस पर काम हो रहा है।
भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन PBV154 को पहले चरण के परीक्षण की मंजूरी मिल चुकी है। क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री के मुताबिक 175 लोगों को नेजल वैक्सीन दी गई है। इन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया है और पहले और दूसरे ग्रुप में 70 वॉलंटियर रखे गए हैं और तीसरे में 35 वॉलंटियर रखे गए हैं। पहले ग्रुप को सिंगल डोज वैक्सीन पहली विजिट पर दी गई और प्लेसिबो 28वें दिन पर। वहीं दूसरे ग्रुप को 2 डोज पहले दिन और 28वें दिन इंट्रानेजल वैक्सीन की दी जा रही है। तीसरे ग्रुप को पहले दिन और 28वें दिन या तो प्लेसिबो दिया जाएगा या फिर इंट्रानेजल वैक्सीन ही दी जाएगी। हिंदुस्तान में अभी नेजल वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। ऐसे में अगर भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिली तो हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ये एक और गुड न्यूज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना से पूरा हिंदुस्तान एक होकर लड़ रहा है, लेकिन अब इस जंग में DRDO भी उतर गया है। वहीं DRDO जिसके हथियारों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। कोरोना मरीजों को नई जिंदगी मिल सके, उनकी परेशानी कम हो सके, वक्त रहते ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए DRDO ने मिशन जिंदगी शुरू किया है। DRDO के साथ साथ एयरफोर्स के देवदूत भी इस मिशन में शामिल हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO अत्याधुनिक हथियार, फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल और पनडुब्बियां बनाता है। लेकिन अब यही DRDO जिंदगी बचाने के अभियान में जुटा है। उसका अब एक ही मकसद है, कोरोना काल में देशवासियों की जान बचाना। महामारी के समय DRDO अस्पताल बनाने से लेकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट तक लगा रहा है। DRDO ने अब तक दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गांधीनगर, हल्द्वानी, ऋषिकेश, जम्मू और श्रीनगर जैसे शहरों में 9 अस्पताल खोले हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी ICU विंग बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। DRDO के अस्पताल में कुल 750 बेड्स हैं। इनमें से 250 ICU बेड्स हैं। इस अस्पताल में वेंटिलेटर सेवा भी उपलब्ध है। कोरोना के माइल्ड मरीजों के लिए ऑक्सीजन सेवा भी उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ टेस्टिंग, एक्सरे का भी इंतजाम है। खास बात यह है कि ये कोविड अस्पताल पूरी तरह फ्री है। इस हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधा प्रदान की गई है। आप जिसमें खड़े हैं, ये ICU हॉल है, इंटेंसिव केयर यूनिट। ये 250 बेड का हॉल है और इस 250 बेड के हॉल में आपको पूरी तरह डॉक्टर के द्वारा पूरी देखरेख में रखा जाएगा। वेंटिलेटर की सुविधा है, आपको वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी अगर मरीज उस स्थिति में है कि अपना एंटरटेनमेंट के लिए। आपके पास ऑक्सीजन गैस की यहाँ पूरी फैसिलिटी है और टेस्टिंग, एक्सरे, पैथोलॉजी, एक्सरे सारी फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। इसमें ट्रीटमेंट होंगे, भोजन से लेकर के जांच और जो भी उपचार हैं, सब कुछ दवाएं वगैरह सब फ्री हैं। यहाँ पे मरीज को सिर्फ आना है और जाना है, उसके बीच में कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। DRDO जम्मू कश्मीर में भी अस्पताल तैयार कर रहा है। 500 बेड के इस हॉस्पिटल में 125 ICU बेड्स होंगे। साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट की भी पूरी व्यवस्था है। देश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में भी रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लोगों की जानें तक जा रही हैं। और ऐसे में अब DRDO जो है वो जम्मू कश्मीर में 1000 बेडेड हॉस्पिटल तैयार कर रहा है। 500 बेड जम्मू में होंगे, 500 बेड कश्मीर में होंगे। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के भगवती नगर में। यहाँ पर हम उस जगह पर पहुंचे हैं जिस जगह पर DRDO की ओर से 500 बेडेड जो है वो अस्थायी अस्पताल बनाया जा रहा है, यानी टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। यहाँ पर DRDO के ऑफिसर, आर्मी के ऑफिसर देखिए मौके पर मौजूद हैं। DRDO के ऑफिसर मौके पर मौजूद हैं। दिन रात इस टेम्पररी अस्पताल को बनाने का चल रहा है ताकि जितनी जल्दी हो सके अस्पताल को तैयार किया जाए। आपको बता दें 500 बेड में से 125 जो है वो ICU बेड होंगे, बाकी जो है ऑक्सीजन सपोर्ट होगा, आइसोलेशन बेड होंगे। और ये देखिए हम आपको उस अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं जिस अस्पताल का काम जो है दिन रात चल रहा है। ये देखिए कुछ हद तक जो है इसका काम पूरा कर लिया गया है। कोशिश DRDO की यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके इस अस्पताल को तैयार किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।